10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये एक बड़ी आतंकी साजिश का वो हिस्सा था जो अधूरी रह गई। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में हुए इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह धमाका हुआ कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये साजिश रची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह धमाका उनकी असली प्लानिंग थी या असल में कुछ और चल रहा था? जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ डॉक्टर शामिल थे। जी हाँ, वो लोग जो मरीजों की जान बचाते हैं, वही लोग देश में खून की नदियां बहाने की साजिश रच रहे थे। पहले किरदार का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। धौज गांव में इसने एक मकान किराए पर लिया हुआ है, जहां से जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जो एक खतरनाक विस्फोटक है। और ये सब हुआ ब्लास्ट से एक दिन पहले। मुजम्मिल पकड़ा गया डॉक्टर अदील अहमद राथर से पूछताछ के बाद, जिसको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो रहने वाला है कश्मीर के अनंतनाग का, लेकिन पोस्टिंग थी सहारनपुर में। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में कई जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे और अदील उन पोस्टर्स लगाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस फौरन सहारनपुर पहुंची और अदील को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो पता चला नेटवर्क फरीदाबाद तक फैला हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर उमर नबी, दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आतंकी। यह भी पुलवामा से था और जो सफेद Hyundai i20 में धमाका हुआ वो उसी की थी। 29 अक्टूबर को ही उसने ये कार खरीदी थी, सिर्फ 11 दिन पहले। उमर ने 9 नवंबर को अपना फोन बंद कर दिया था और परिवार से संपर्क तोड़ लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम था डॉक्टर शाहीन का। ये लखनऊ की रहने वाली है और CPMT की टॉपर थी। तलाक के बाद इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारतीय शाखा का प्रमुख बनाया गया। ये विंग जैश के संस्थापक मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती हैं, जिसके बारे में मैं कुछ समय पहले आपको बता चुकी हूं। समझाया भी था आपको कि कैसे मसूद अजहर भारतीय महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई और उसकी कार से एक AK-47 राइफल बरामद हुई। इसका काम था देश भर में महिला आतंकियों की भर्ती करना और उन्हें कट्टरपंथी बनाना। डॉक्टर शाहीन के छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी यूपी ATS ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। पड़ोसियों ने बताया कि शाहीन को 2 साल से नहीं देखा गया था। ये एक पिता का दर्द है जो अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कभी आतंकी नहीं मान सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि कट्टरपंथ किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। 11 नवंबर की शाम कश्मीर से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। नाम है डॉक्टर सजाद अहमद मल्ला, जो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सजाद भी दिल्ली बम धमाके की साजिश में शामिल है या नहीं। लेकिन ये मुख्य आतंकी डॉक्टर उमर का दोस्त है और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम कर चुका है। इस पूरे केस में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी कैसे बन गए? जवाब है मौलवी इरफान अहमद के कारण। ये श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ था और नौगाम मस्जिद का इमाम भी था, जो जैश ए मोहम्मद की विचारधारा से प्रभावित है। मौलवी इरफान बहुत चालाकी से काम करता था। वो मेडिकल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के संपर्क में रहता था, उन्हें जैश ए मोहम्मद की वीडियो दिखाता था और धीरे धीरे उन्हें कट्टरपंथी बनाता था। पुलिस को पता चला कि मौलवी इरफान अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से लगातार संपर्क में रहता था। उसने टेलीग्राम पर कई अकाउंट्स बनाए हुए थे। इन्हीं अकाउंट से वो अपने हैंडलर से बात करता था और जैश का प्रोपेगेंडा फैलाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लगे पोस्टर्स की जांच शुरू की। 3
ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया जिन्होंने मौलवी इरफान का नाम बताया। इसके बाद ही पुलिस ने डॉक्टर अदील राथर को पकड़ा जो मौलवी से जुड़ा था, और फिर डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला। तो इस तरीके से इस पूरी डॉक्टर कंपनी का खुलासा हुआ। 12 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नाम के एक और मौलवी को गिरफ्तार किया है। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के मकान में रह रहा था, जहां से 10 नवंबर को पुलिस ने 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामान बरामद किया था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 10 नवंबर को लाल किले के पास जो धमाका हुआ, क्या वही प्लान था? तो जवाब है नहीं। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये एक घबराहट में किया गया विस्फोट था। ये प्लान किया हुआ धमाका नहीं था। असली प्लान बहुत बड़ा था और बहुत खतरनाक था। पुलिस के सोर्स बताते हैं कि आईईडी अधूरा था और गलत तरीके से जोड़ा गया था, इसलिए नुकसान सीमित रहा। घटना स्थल पर ना तो कोई गड्ढा मिला और ना ही छर्रे। इसका मतलब है कि बम पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था। कार में रखे विस्फोटकों में कील जैसी चीजें नहीं मिलाई गई थी। आमतौर पर आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के लिए कीले और धातु के टुकड़े मिलाते हैं, लेकिन इस विस्फोटक में ऐसा कुछ नहीं था। इससे साफ है कि विस्फोटक किसी खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था, और वो खास मकसद क्या था उसका खुलासा भी हो चुका है। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच से पता चला है कि उनका प्लान 26 जनवरी और दिवाली को लाल किले पर धमाका करने का था। पूछताछ में सामने आया है कि मुजम्मिल और उमर ने इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में भी लाल किले की रेकी की गई थी। पुलिस के मुताबिक इनका इरादा ऐसे मौके को चुनना था जब यहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहती हो, लेकिन वो इस हमले को अंजाम दे नहीं पाए। इस मामले में एक और थ्योरी भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस से इनपुट्स मिले हैं कि धमाका दिल्ली में नहीं बल्कि उसे 460 किलोमीटर दूर यूपी में करने की प्लानिंग थी। आतंकियों के निशाने पर यूपी की राजधानी लखनऊ थी। इसके अलावा कई और बड़े शहर भी टारगेट पर थे। अधिकारियों का कहना है कि यूपी में हाल के दिनों में 2 अलग अलग टेररिस्ट मॉड्यूल्स की गतिविधियां सामने आई थी। एक को गुजरात एटीएस ने नाकाम किया, जबकि दूसरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम किया। इसलिए आतंकियों ने अपना प्लान चेंज किया, ऐसी संभावना हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस ब्लास्ट के लिए डॉक्टर्स को क्यों चुना गया? तो इसके पीछे की वजह खुद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने बताई है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि हैंडलर्स को लगा दिल्ली एनसीआर में डॉक्टरों पर किसी को शक नहीं होगा। ये बहुत चालाकी भरा प्लान था। इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। डॉक्टर होने की वजह से वो आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। विस्फोटक बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स भी आसानी से खरीद सकते थे क्योंकि उन पर किसी को शक नहीं होता। एजेंसीज के मुताबिक साजिश का प्लान पाकिस्तान में बनाया गया था और निर्देश कश्मीर में बैठे हैंडलर्स के जरिए आ रहे थे। ये आतंकी नेटवर्क जैश-ए मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद से जुड़ा था। 9 नवंबर को जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, तब डॉक्टर उमर नबी को लगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो जानता था कि फरीदाबाद में उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसने फौरन अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। बताया जा रहा है कि उसके पास 5 मोबाइल फोन थे। वो धौज गांव के पास कहीं छुपा हुआ था। अगले दिन यानी 10 नवंबर को सुबह सुबह वो फरीदाबाद से दिल्ली आ गया। पूरे दिन इंतजार करने के बाद शाम को उसने धमाके को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर ने घबराहट में बम फेंकने या हटाने की कोशिश की और विस्फोट हो गया। अब एक और सवाल, आखिर आतंकियों ने 10/11 देखा जाए तो 10 नवंबर यही तारीख क्यों चुनी? इसका जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 9/11 जैसी किसी बड़ी घटना का असर पैदा करने की कोशिश ये हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये प्लान धमाका नहीं था, इसलिए तारीख का चुनाव भी संयोग हो सकता है। इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बार बार आ रहा है। ये फरीदाबाद के धौज में मौजूद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे 2014 में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। उससे पहले ये सिर्फ एक कॉलेज हुआ करता था। ब्लास्ट में शामिल सभी डॉक्टर्स के लिंक्स इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी अब जांच के दायरे में आ गई है। ये दूसरी बार है जब जैश-ए-मोहम्मद ने VBIED यानी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड
एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया है। पहली बार 2019 में पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उस हमले में भी जैश ए मोहम्मद शामिल था। इस बार भी आईईडी को अमोनियम नाइट्रेट से बनाया गया था, जैसे पुलवामा में बनाया गया था। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैठकें की। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव, आईबी चीफ, एनआईए के डीजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। अमित शाह ने साफ कहा कि हर अपराधी का शिकार किया जाएगा। फिलहाल एनआईए ने केस की जांच अपने हाथ में ले ली है और पड़ताल शुरू हो चुकी है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग भी गलत विचारधारा की गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर समय रहते इस नेटवर्क को नहीं पकड़ा जाता तो देश में बड़ा नरसंहार हो सकता था। पुलिस और खुफिया एजेंसीज की सतर्कता ने एक बड़ी त्रासदी को टाला है। लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे कितने और नेटवर्क्स देश में सक्रिय हैं जिनका पता अभी तक नहीं चला है।